छत्तीसगढ़ में कुसुम बहुत पहले से लगाई जा रही है, बहुत समय से लगाई जा रही है। किसान भाई छत्तीसगढ़ में कुसुम को बर्रे भाजी के नाम से जानते हैं। ये एक रबी मौसम की तिलहनी फसल है और जितनी भी छत्तीसगढ़ में वर्षा आधारित धान की खेती करी जाती है और रबी में हम देखते हैं कि सारे खेत खाली पड़े हैं, अधिकांश खेत खाली पड़ रहते हैं। अगर किसान भाई कुसुम को लगाते हैं तो ये एक ऐसी फसल है जिसमें ना ज़्यादा देख रेख है, ना ज़्यादा पानी चाहिए और जो हमारी जो स्टेट है या हमारा भारत सरकार है, ये तेल को बाहर से लाने में बहुत सारा इसका पैसा खर्च होता है। तो यदि हम अपने छत्तीसगढ़ में जो भी खाली जगह है वहाँ पे अगर हम कुसुम की खेती करते हैं तो हम अपने प्रदेश को, देश को तेल पे आत्मनिर्भर बना सकते हैं। जो इसका तेल है वो तेल भी जैतून के तेल से समतुल्य माना जाता है, मतलब जैतून का तेल सबसे अच्छा माना जाता है और उसके समतुल्य कुसुम का तेल माना जाता है। आपको किसान भाई जानते होंगे महाराष्ट्र में करडी के नाम से इस फसल को लगाया जाता है और करडी का तेल पुराने ज़माने में बहुत खाया जाता था और ये इसकी जो तेल की क्वालिटी देखें तो उसमें असंतृप्त वसा ज़्यादा रहते हैं। असंतृप्त वसा जिसमें भी ज़्यादा रहेंगे वो तेल अच्छा माना जाता है और उसमें कुसुम का तेल एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, ड्रिप इरिगेशन सिंचाई का वह साधन है जो न केवल अन्य साधनों से सस्ता होता है, बल्कि इसके माध्यम से पानी की हर बूंद का उपयोग हम कर सकते हैं और इसलिए कम पानी में अधिक जगह की सिंचाई की जा सकती है। इसका एक फ़ायदा यह भी है कि पानी क्योंकि सिर्फ
पौधे की जड़ों तक पहुंचता है। इसके कारण से दूसरे जो खरपतवार हैं वो खेतों में नहीं पनप पाते हैं और आपकी फसल अच्छी होती है। इसलिए ड्रिप इरिगेशन को अपनाने की सलाह दी जाती है। साथियों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इस विषय के संबंध में आपको जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से इंजीनियर डॉक्टर श्री राजेश कुमार अग्रवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। साथियों, यदि आपको ड्रिप इरिगेशन से संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। सर, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि ड्रिप इरिगेशन, या जिसे हमारे किसान भाई सूक्ष्म सिंचाई के नाम से भी जानते हैं, क्या है यह? ड्रिप इरिगेशन एक ऐसी पद्धति है जिसमें बूंद बूंद करके पानी गिरता है। इसको टपक सिंचाई के नाम से भी जानते हैं। जी जी जी। और इसमें जिस जगह पे हमारे पौधे लगे रहते हैं उस जगह पर ही सीधा पानी गिरता है। तो जो पानी है उसका अवशोषण पौधों के द्वारा ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जा सकता है। जी जी जी। और सभी प्रकार के जो सब्जी या फूल या फल वाली जो फसलें हैं उसमें किसी में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और जितने भी फसल लगे रहती है, चाहे वो 1 एकड़ 2 एकड़ हो, या जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो कई बड़े खेत रहते हैं जी जी, तो उसमें शुरू में जितना पानी रहेगा उतना ही पानी आखिरी तक भी जाता है। जी जी। तो जो टपक सिंचाई पद्धति का मतलब है कि बूंद बूंद करके जो पानी है वो पौधे तक पहुंचता है। जी, पानी की हर बूंद का उपयोग हर बूंद का उपयोग भी होता है। जी जी। सर, ये ड्रिप इरिगेशन किस तरह से काम करता है? ड्रिप इरिगेशन का जो पूरा सिस्टम है वो एक प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम है। मतलब कि एक पंप लगे रहता है। जी जी। तो उस पंप के माध्यम से जो भी हमारे पास कोई भी एक जल स्रोत रहना चाहिए, जैसे कि अगर हमारे पास कुआं है या तालाब है या नहर है, जी जी, या और भी कोई भी जल स्रोत एक रहना चाहिए। आजकल ट्यूबवेल वगैरह भी जो है उसका भी उपयोग करते ही हैं जो किसान भाई हैं। तो वो भी हो सकता है। मतलब एक ऐसा स्रोत रहना चाहिए जिसमें साल में अगर 12 महीने तक पानी मिले तो अच्छा है, या ज़्यादातर समय साल में उसमें पानी रहना चाहिए। जी जी। तो जो भी ये सिस्टम रहता है उसमें अंडरग्राउंड पूरे पाइप बिछे रहते हैं। अच्छा। जो सब मेन और मेन पाइप कहलाते हैं। जी जी। तो ये पीवीसी के पाइप रहते हैं जी। और इनके माध्यम से फिर जो पूरा पानी है जो भी हमारे पास जल स्रोत है वहाँ से पंप के माध्यम से जो पानी को इन जो पाइप के माध्यम से खेतों तक पहुँचाया जाता है। जी। और सबसे आखिरी में जहाँ पे हमारे पौधे लगे रहते हैं वहाँ पे हम लोग इसको बेड बना के या एक मादा जैसा बनाते हैं। जी जी। और उसके ऊपर में लेटरल लगे रहते हैं। तो उस लेटरल में तो पहले से भी छेद किया हुआ आता है। और जो कुछ किसान भाई जहाँ पे ऑर्चर्ड वगैरह लगाना चाहते हैं या बगीचा लगाना चाहते हैं, जी जी, तो उस स्थिति में बाद में भी छेद कर सकते हैं। तो जी। दोनों प्रकार के लेटरल आते हैं। और जो पानी है वो दबाव से या प्रेशराइज्ड इरिगेशन के द्वारा या पंप के द्वारा खेतों में जहाँ पर फसल लगी रहती है वहाँ तक पहुँचता है। जी जी। सर, ये तो आपने बताया कि किस तरह से काम करता है। जी। पर सिर्फ पानी पौधों की जड़ों तक पहुँचता है, इसके अलावा भी और क्या क्या फ़ायदे हैं ड्रिप इरिगेशन के? बहुत सारे फ़ायदे हैं ड्रिप इरिगेशन के। जैसे कि अभी कई जगह में हम लोग देखते हैं कि पानी की कमी होते जा रही है। जो ट्यूबवेल वगैरह है उसमें भी जो जल स्तर है वो नीचे होते जा रहा है। जी। और कुएं वगैरह भी आजकल कम रहते हैं। जैसे पहले तो काफ़ी ज़्यादा कुएं वगैरह रहते थे, लेकिन आजकल उतने ज़्यादा कुएं वगैरह नहीं है। तो पानी की बचत मुख्य इसका फ़ायदा है। जो बाकी कोई भी पद्धति आप देखेंगे उसकी तुलना में जो टपक सिंचाई पद्धति है, ड्रिप इरिगेशन है, इसमें पानी की काफ़ी मात्रा में बचत होती है। तो जो बाकी लाभ हैं उसको अगर हम एक तरफ भी रखें तो एक पानी, जैसा हम सब जानते ही हैं कि हमारे जीवन के लिए और जो पौधे हैं उनके लिए भी पानी कितना ज़्यादा आवश्यक है। और जो बाकी जो पद्धतियां हैं जैसे जिसमें पलेवा पद्धति कहते हैं या फ्लड इरिगेशन वगैरह है, उन सब में पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा लगती है। लेकिन जो टपक सिंचाई पद्धति है उसमें पानी काफ़ी कम लगता है और बूंद बूंद करके पानी गिरता है। और जो बाकी पद्धतियाँ हैं उसमें कई बार हम लोग देखते हैं कि एक बार सिंचाई करने के बाद फिर 1 हफ्ते 10 दिन या 15 दिन के बाद जो हमारे किसान भाई है वो सिंचाई करते हैं। लेकिन इसमें रोज़ भी सिंचाई किया जा सकता है। और हम जो सिंचाई के अवधि है उसको अपने तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। और हमें पहले से मालूम रहता है कि ना जो भी पानी जाने वाला है वो कितनी मात्रा में जाने वाला है। तो पौधे की वृद्धि के अनुसार भी हम लोग पानी दे सकते हैं। जैसे जिस समय पौधे छोटे हैं तो उस समय निश्चित रूप से पानी की मात्रा कम लगेगी, तो उस समय पानी कम दिया जा सकता है। यानी कि जो अवधि है उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि जो उसमें टपक सिंचाई पद्धति में जितनी भी
पानी गिरना है वो पहले से निश्चित रहता है कि अगर 2 लीटर 1 घंटे में गिरना है तो 2 लीटर पानी ही 1 घंटे में गिरेगा। और जितने भी जगह वो ड्रिपर लगा हुआ है और जितने भी जगह पौधे लगे हैं सभी जगह उसी मात्रा में पानी गिरेगा। मैंने कि पानी का कंट्रोल किसान के हाथ में रहता है। हाँ, पानी का कंट्रोल किसान के हाथ में रहता है। तो 2 घंटा अगर 2 लीटर प्रति घंटा गिर रहा है तो अगर छोटा पौधा है तो हम उसको आधा घंटा चला सकते हैं, 15 मिनट चला सकते हैं। और जैसे जैसे पौधे की वृद्धि होती जाती है तो उसका समय बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग मौसमों में भी जो पानी की मात्रा है उसकी आवश्यकता अलग अलग रहती है। तो उस तरीके से भी हम पानी को नियंत्रण कर सकते हैं। जी सर, किसान भाइयों को ड्रिप इरिगेशन ही क्यों अपनाना चाहिए, क्यों इसकी सलाह दी जाती है? वही अभी जैसे अपन बात कर ही रहे थे हम लोग, तो इसमें पानी की मात्रा एक तो कम लगती है। तो हम सभी आजकल देख ही रहे हैं कि जो बरसात भी होती है वो कई जगह अनइवन होती है और बीच में काफ़ी ड्राई स्पेल भी आ जाता है। कुछ सालों से या पद्धति मतलब होते आ रहा है। तो उस स्थिति में और उसके अलावा जो भी हमारी बाकी पद्धतियां हैं जैसे कि फ्लड इरिगेशन है या फरो इरिगेशन है, चेक बेसिन है, बॉर्डर इरिगेशन है, सभी में तुलनात्मक रूप से पानी की मात्रा ज़्यादा ही लगती है। तो किसान भाइयों को जो भी सब्जी की खेती विशेष रूप पर कर रहे हैं या उद्यानिकी फसल जो लगाते हैं उनको निश्चित रूप से अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए कि टपक सिंचाई पद्धति या ड्रिप इरिगेशन को ही अपनाएं। और शुरुआत में ज़रूर हो सकता है कि ऐसा लगे कि इसको किस तरीके से ऑपरेट करना है या किस तरीके से चलाना है, लेकिन पानी की सिर्फ बचत ही नहीं होगी बल्कि जो भी हमारी पैदावार होगी वो भी बाकी पद्धतियों की तुलना में ज़्यादा रहेगी। और जो पौधे हैं उनकी जो बढ़वार है वो भी इस पद्धति में बाकी पद्धतियों की तुलना में अधिक रहती है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो खेत भी रहते हैं कई जगह अनड्यूलेटिंग रहते हैं, कहीं पे ऊंचाई ज़्यादा रहती है, कहीं पे जो खेत है वहाँ पे गड्ढे वगैरह भी रहते हैं। तो कोई भी दूसरी पद्धति में हम लोग जो पानी देते हैं तो उसमें कई जगह गड्ढे में पानी ज़्यादा हो जाता है या जहाँ पे ऊंचा स्थान है वहाँ पे पानी कम हो जाता है। तो जो भी पौधे हम लोग लगाते हैं उन पौधों का जो बढ़वार है वो अनइवन रहता है, मतलब कि एक समान नहीं रहता। लेकिन ड्रिप इरिगेशन पद्धति या टपक सिंचाई पद्धति में हम इस चीज़ से बच पाते हैं और इस चीज़ का हमको लाभ मिलता है कि जो भी पौधे हम लगा के रखते हैं उसमें सभी में एक समान बढ़वार होती है। सभी में समान बढ़वार होगी तो सभी में जो फल अगर लगेंगे या फूल लगेंगे वो भी एक समान लगेंगे। तो पैदावार भी अच्छी होती है, उनकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी रहती है। तो जो भी किसान भाई अभी उद्यानिकी फसल लगा रहे हैं या जो भी सब्जी फूल या फल वगैरह लगा रहे हैं उनको प्रयास जरूर करना चाहिए कि किसी भी तरीके से जो टपक सिंचाई पद्धति है उसको अपनाने की कोशिश करें। और जो वैज्ञानिक पद्धति है हमारी जो जिस तरीके से खेती करने की उसको अपनाएंगे तो उनकी पैदावार भी ज़्यादा होगी और लागत भी कम लगेगी। और कुछ स्थानों में जहाँ पे आजकल अगर मजदूरों की कमी अगर हो रही है तो उस स्थान पे विशेष रूप से इस पद्धति को अपनाने से हर तरीके से बचत होगी। प्राकृतिक संसाधन भी कम लगते हैं और जो बाकी संसाधन है वो भी कम लगते हैं। सर, आपने बताया कि उद्यानिकी फसलों में ड्रिप इरिगेशन जो है फायदेमंद है। तो क्या बागवानी के अलावा भी दूसरे कोई फसलों के लिए भी लाभकारी है ड्रिप पद्धति? हाँ, बाकी फसलों के लिए भी लगाते हैं, जैसे मक्का है या गन्ना वगैरह है, उसमें भी कुछ जगह में किया जा रहा है, कुछ जगहों में चना वगैरह में भी किया जा रहा है। लेकिन ये अभी प्रयोगात्मक रूप में ही है। लेकिन जो उद्यानिकी फसल है उसमें तो पूरी तरीके से स्थापित ही है कि जो भी हमारी उद्यानिकी फसल है, चाहे जैसे टमाटर है, मिर्ची है, भट्टा है, लौकी है, करेला है या और भी फूल वगैरह भी हैं जैसे जरबेरा है या फिर गेंदा वगैरह है, उसमें भी लगा सकते हैं। फल में भी जो आम है, बिही है या और भी जो भी फल रहते हैं उसमें सब में टपक सिंचाई पद्धति लगा सकते हैं। बाकी जो फसल है उसमें अभी प्रयोगात्मक रूप से चल रहा है लेकिन उनमें भी किया जा सकता है। जी। सर, क्या इससे ड्रिप पद्धति से सिर्फ पानी ही पौधों तक पहुंचाया जा सकता है या खाद भी पहुंचा सकते हैं हम पौधों तक? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है मैडम। जो ड्रिप इरिगेशन है या टपक सिंचाई पद्धति है उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि हम जो खाद है वो भी पानी में घोल के सीधे पौधों तक पहुंचा सकते हैं। बाकी जितनी भी विधियां हैं उसमें हम लोग को छिड़क के खाद देना पड़ता है। तो होता ये है कि अगर हम कोई भी खाद दे रहे हैं
तो जरूरी नहीं है कि वो पौधे के पास में ही गिरे। और हम लोग ये भी देखते हैं कि जो भी खाद हम देते हैं किसी भी खेत में या किसी भी पौधे को, तो वो जब तक पानी में घुलेगा नहीं तब तक पौधा उसको अवशोषित नहीं कर सकता। मतलब जो पौधे की जड़ है वो किसी भी खाद को तभी अवशोषित कर सकता है जब वो पानी में घुल जाए। लेकिन ड्रिप इरिगेशन पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें जो खाद है वो पानी में हम लोग पहले से ही घोल लेते हैं। अच्छा। तो पहले से घोल लेने से ये रहता है कि इसमें अलग अलग प्रकार के खाद आते हैं जिसको वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर कहते हैं, जल में पूरी तरीके से घुलनशील रहते हैं। जो जल में पूरी तरीके से घुलनशील रहते हैं तो इससे होता ये है कि जैसे हम लोग कभी नमक या शक्कर को पानी में घोलते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो भी नमक या शक्कर घुला हुआ है वो अगर हम उसको टेस्ट ना करें तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि उसमें घुला है कि नहीं घुला है। उसी तरीके से जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर आते हैं जो जल में पूरी तरीके से घुलनशील रहते हैं वो भी उसी तरीके के फर्टिलाइजर रहते हैं। अच्छा। इसमें अलग अलग ग्रेड आते हैं, तो जो पौधे की बढ़वार है उसके अनुसार हम अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के जो खाद हैं उसको उपयोग कर सकते हैं। जैसे 19-19-19 है, 1261-00 है, 13-045 है, 0050 है। तो इसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा है वो अलग अलग रहती है। और एक वेंचुरी सिस्टम रहता है इसमें, तो वेंचुरी सिस्टम के माध्यम से हम लोग जो भी खाद है उसको एक जो टैंक रहता है 100 लीटर 200 लीटर जैसे भी आपका खेत है उसके जो साइज है उसके हिसाब से हम उसका निर्धारण कर सकते हैं कि कितना बड़ा हम लोगों को टैंक चाहिए। तो उसमें पानी में खाद को घोल देंगे और जो वेंचुरी सिस्टम है उसके माध्यम से जब हम पंप को चालू करते हैं तो जो खाद है वो भी सीधा पौधे तक पहुंचता है। और जिस जगह में क्योंकि बूंद बूंद करके पानी गिरता है और बूंद बूंद करके ही जो खाद पानी में घुला रहता है वो भी बूंद बूंद करके गिरता है, तो वो भी सीधा पौधे की जड़ तक पहुंचता है। तो जो खाद की मात्रा है वो भी तुलनात्मक रूप से कम लगती है क्योंकि वो सीधा सीधा पौधे की जड़ के पास ही गिरता है। और पौधे उसको आसानी से अवशोषित भी कर सकते हैं क्योंकि वो पूरी तरीके से जल में घुलनशील है। तो जो जड़ है उसकी वो भी उसको एब्जॉर्ब कर सकती है या उसको ग्रहण कर सकती है। और कुछ स्थानों में या कुछ जगह में हम लोग फोलियर इरिगेशन वगैरह भी फोलियर स्प्रे भी करते हैं। तो जो खाद है उसको घोल के स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ड्रिप इरिगेशन की विशेषता है कि हम लोगों को जो खाद है वो भी हम आसानी से दे सकते हैं और इसके संचालन में भी काफ़ी सुविधा रहती है क्योंकि ड्रिप इरिगेशन एक ऐसी पद्धति है जिसमें जो पाइप रहता है उसका जो नेटवर्क रहता है वो पहले से ही स्थापित रहता है। अच्छा। बाकी हम जो भी पद्धति देखते हैं उसमें क्या होता है कि या तो नालियाँ वगैरह बनाई जाती हैं या फिर जो पाइप है उसको बार बार शिफ्ट किया जाता है। तो किसी एक व्यक्ति को या दो तीन व्यक्तियों को उस पद्धति को ऑपरेट करने के लिए या उसका संचालन करने के लिए उपस्थित रहना पड़ता है और समय समय में जो पाइप है उसको बार बार शिफ्ट करते हैं। और कई बार ये देखते हैं कि जहाँ पे पानी कहीं पे ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पे पाइप रहता है वहाँ पे कई बार पानी जो मिट्टी है उसका क्षरण भी होता है क्योंकि पानी सीधा उस पर गिरता है। लेकिन ये इसमें पहले से जो पूरी संरचना है वो पहले से स्थापित रहती है। तो हमारा जो हमारे किसान भाई हैं उनको सिर्फ एक पंप जो है उसको चालू ही करना रहता है और पानी जो है डायरेक्ट पौधों तक पहुंचता है। तो ये काफ़ी सुविधाजनक है और जो खाद भी आसानी से इसके माध्यम से दिया जा सकता है। सर जैसा आपने बताया कि एक स्वचालित सिस्टम है तो इससे जाहिर सी बात है कि बिजली की और डीजल की बचत होती होगी। तो अन्य जो सिंचाई साधन के तरीके हैं उससे ये किस तरह से सस्ता है, लागत इसकी कितनी आती है, इस विषय में हमारे किसान भाइयों को बताइए। शुरू में जो लागत है वो बाकी पद्धतियों की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा आ सकती है, लेकिन जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम रहता है क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ जगहों में जो सिंचाई करने के लिए जो पंप है वो काफ़ी लंबे समय तक चालू रखा जाता है। तो लंबे समय तक चालू रखने से किसी न किसी रूप में बिजली की खपत होती ही है। और अगर मान लीजिए बिजली की जगह डीजल वगैरह का पंप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी डीजल की भी खपत होती है। लेकिन इस पद्धति में हम जो पानी देते हैं वो आधा घंटा 1 घंटा या जो पौधे हैं उसकी स्थिति के अनुसार 1.5-2 घंटा तक भी चलाते हैं। लेकिन
बहुत ज़्यादा देर तक इसको चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलाने से जो बिजली वगैरह है उसकी भी बचत निश्चित रूप से होती है। जी जी जी, सर ड्रिप इरिगेशन जो है वो उसको उपयोग करते समय किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जी जी हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है मैडम आपका कि इसमें सावधानियाँ भी रखना ज़रूरी है। जी। जैसे कि सबसे पहले तो हम लोगों को जो ड्रिप इरिगेशन जब भी इंस्टॉल कर रहे हैं या जब हमारे खेतों में लगा रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से फिल्टर का उपयोग करना चाहिए। जी जी। क्योंकि बूंद बूंद करके पानी गिरता है तो जिस जगह से पानी गिरता है उस जगह में जो छेद रहता है वो काफ़ी छोटा रहता है। अच्छा। तो कोई भी अगर जो कचरा वगैरह है वो अगर पानी के साथ आ जाता है तो उस छेद को बंद कर सकता है। अच्छा। तो उसको बंद ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि फ़िल्टर का उपयोग किया जाए। इसमें अलग अलग प्रकार के फ़िल्टर रहते हैं। जी जी। जिसमें से सभी का उपयोग करना आवश्यक नहीं है। जिस प्रकार भी हमारा जो जल का उसका जो क्वालिटी है या गुणवत्ता है उसके आधार पे हम अलग अलग प्रकार का फ़िल्टर उपयोग करते हैं। जैसे कि अगर जो हमारा पानी है उसमें मान लीजिए नहर या तालाब, नहर या नदी वगैरह से हम पानी ले रहे हैं तो नाले वगैरह से पानी ले रहे हैं तो उसमें कुछ स्थानों में ऐसा हो सकता है कि जो ये अपना रेत की मात्रा उसमें ज़्यादा हो सकती है, जैसे नाले में या नदी वगैरह है तो उसमें रेत की मात्रा कुछ ज़्यादा हो सकती है। तो उस स्थान में हम लोगों को इस बात की सावधानी रखना है या इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम लोग फ़िल्टर उपयोग कर रहे हैं वो हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर एक आता है। अच्छा। तो उस हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर का उपयोग करेंगे तो जो भी रेत के कण हमारे जो पानी है उसमें घुला हुआ है तो वो उस हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर के माध्यम से दूर हो सकता है। जी जी। तो इसकी जो कार्य पद्धति है वो इस प्रकार है कि जो भी पानी जिसमें रेत पहले से घुला हुआ है वो आता है तो वो हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर में गोल गोल जैसे चक्र जैसे घूमता है। जी जी। और जितने भी बड़े कण रहते हैं, रेत वगैरह रहते हैं जी। वो सब इसमें नीचे बैठ जाते हैं। जी जी। और जो साफ पानी है ऊपर चला जाता है। और जो कई जगह जैसे हम लोग देखते हैं कि काई भी लगती है, जैसे तालाब या अपना जो कुआं वगैरह है या मान लीजिए कोई टैंक है तो कुएं में काई भी लगती है तो उस जगह में सैंड फिल्टर का उपयोग किया जाता है। तो जो भी किसान भाई हमारे उसको अपनाना चाह रहे हैं जो ड्रिप इरिगेशन पद्धति को, तो वो जो अपनी पानी है उसकी गुणवत्ता को भी देख लें और पहले से अगर ऐसा लगता है कि काई ज़्यादा आ रही है या जिसमें रेत के कण ज़्यादा आ रहे हैं तो उस तरीके से फ़िल्टर का चयन करना चाहिए। जी जी जी। और दूसरी बात यह है कि इन फिल्टर का उपयोग करके हम जो अशुद्धियाँ हैं उनको दूर कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क फिल्टर भी है, स्क्रीन फिल्टर भी है, हम उसके बारे में और बात कर सकते हैं। जी जी। तो हम सभी प्रकार के फ़िल्टर उपयोग करते हैं लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में जो अशुद्धियाँ हैं या जो कचरा है वो इन सब फिल्टर को उपयोग करने के बाद भी जो हमारा पाइप है उसमें ज़्यादा लंबे समय तक अगर हम उपयोग कर रहे हैं जो ड्रिप इरिगेशन पद्धति है तो उसमें जा सकता है। तो वो जो कचरा रहता है या जो बारीक कण रहते हैं वो समय के साथ साथ जो पाइप रहता है उसमें। सर हमारे एक साथी का फ़ोन सुन लें पहले। जी जी। हेलो, हमें संपर्क नहीं हो पा रहा है, आप अपनी बात जारी रखें। जी जी जी। तो उस जगह में जो कचरा है वो जो हमारे पीवीसी पाइप है, मेन पाइप है या सब मेन पाइप है उसमें इकट्ठा हो सकता है। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि उसमें एक फ्लश वाल्व लगे रहता है जो सब मेन के आखिरी में लगे रहता है। तो समय समय में हम लोगों को वो जो फ्लश वाल्व है उसको खोल के और पंप को चालू करके रखना चाहिए ताकि जितना भी कचरा है वो सब उस फ्लश वाल्व के माध्यम से बाहर चला जाए। और जो फ्लश वाल्व है उसको हम लोगों को समय समय पर साफ भी करते रहना चाहिए। जी 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 जी। राजेश अग्रवाल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय, नई जानकारी लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।